डायल अप कनेक्शन के शुरुआती दौर से ही हमें बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर देखी हुई हर चीज पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन आज हम कुछ उल्टा ही बताने जा रहे हैं, ऐसे फैक्ट्स जो कि सुनने में फेक लगते हैं लेकिन जो असल में होते सही हैं। पेश हैं कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स। हम्टी डम्टी अंडा नहीं है। ज्यादा लोगों के लिए ये नर्सरी राइम जानी पहचानी है। इंसानों को जैसे कपड़े पहने हुए एक बड़ा सा अंडा दीवार से गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। राजा के सभी घोड़े और आदमी उसके टूटे हुए शेल को जोड़ने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। दी एंड। क्यों? यही है ना किस्सा, है ना। हम्टी डम्टी को इस पोएम में कहीं भी एक ह्यूमनॉइड ब्रेकफास्ट फूड नहीं कहा गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बात फिर आई कहां से। नशीली दवाओं की शौकीन किंग कहे जाने वाले मिस्टर लुइस कैरोल इसके जिम्मेदार हैं। कैरोल ने अपने 1872 के नॉवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास में इस कैरेक्टर को शामिल करने का फैसला किया। उन्होंने बेवजह ही हम्टी डम्टी को एक बड़े ह्यूमन एग के हाइब्रिड के रूप में सबके सामने पेश कर दिया। लेकिन अगर वो पहले से अंडा नहीं था तो वो था क्या? वॉर हिस्टोरियंस के हिसाब से हम्टी वास्तव में 1648 में कोलचेस्टर की घेराबंदी के दौरान इंग्लिश सिविल वॉर में इस्तेमाल की जाने वाली एक बड़ी तोप थी। हमलावर तोपों में से एक तोप उस दीवार को तोड़ने में कामयाब रही जिसके सामने हम्टी डम्टी को रखा गया था। यही वजह है कि वो पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजा के घोड़े उसे जोड़ नहीं सके, घोड़ों के हाथ जो कि नहीं होते। शार्क पेड़ों से भी पुरानी है। अगर आपको इस बात पर कोई शक है कि शार्क कितनी दुष्ट होती है तो आप इस बात पर गौर करें कि ये असल में पेड़ों से भी पुरानी है। आर्कियोप्टेरिस पहली ऐसी स्पीशीज थी जिसे हम पेड़ कह सकते थे। ये पेड़ लगभग 350 मिलियन साल पहले वहां पाए जाते थे जहां अब सहारा के रेगिस्तान है। ये एक बहुत लंबा समय लग सकता है। तेज दरार और नुकीले दांतों वाले हमारे दोस्त 50 मिलियन सालों से पहले से इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। ये सच है कि सबसे पुराने शार्क के दांत जो खोजे गए हैं वो 400 मिलियन साल पहले के हैं। ये दांत लियोनोडस नाम की एक प्राचीन शार्क के थे जो कि यूरोप में रहती थी। शार्क्स के इतने लंबे इतिहास के दौरान 4 बार दुनिया भर के जानवर मास एक्सटिंक्शन में खत्म हो गए, लेकिन ये बची रही। शार्क ने ऐसे कई स्पीशीज को देखा जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। सैड रियलिटी ये है कि शार्क की आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती जितनी तेजी से इंसान उन्हें उनके फिन्स के लिए शिकार करके खत्म कर रहे हैं। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो पेड़ शार्कों से ज्यादा जी लेंगी। गाजर कभी बैंगनी रंग की हुआ करती थी। जरा कल्पना करके देखिए कि खरगोश बैंगनी रंग की गाजर चबा रहे हैं। स्कूलों में वायलेट शेड वाली सब्जियां परोसी जा रही हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ग्लो करने वाले नारंगी रंग के अलावा भी कोई चीज अंधेरे में देखने में हमारी मदद कर सकती है। ये तो हंगामा ही खड़ा हो जाएगा ना। लेकिन 17वीं सदी से पहले इस अजीब हकीकत से बचना नामुमकिन था। बात कुछ यूं थी कि पर्शिया से आने वाले जंगली गाजर का रंग गाढ़ा बैंगनी हुआ करता था, जिसका कारण था उसमें मौजूद एंथोसाइनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट। ये आजकल की गाजर के मुकाबले पतली और कड़वी हुआ करती थी। जब ये गाजर यूरोप पहुंची तो स्वाद और सुंदरता बढ़ाने के लिए चुनी हुई गाजरों से उनकी ब्रीडिंग करवाई गई। पीले और सफेद रंग की गाजर ज्यादा पॉपुलर थी। इन मीठी, मोटी और मॉडर्न ऑरेंज गाजरों को बनाने के लिए डच फार्म्स ने पर्पल गाजर को इन नई गाजरों की वैरायटी के साथ मिलाया हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि ये विलियम ऑफ ऑरेंज को श्रद्धांजलि देने के लिए भी किया गया था, जिन्होंने नीदरलैंड की इंडिपेंडेंस में अपना योगदान दिया था। ये एक अच्छी सोच की निशानी है भाई। बेटी व्हाइट स्लाइस ब्रेड से पुरानी है। कुछ लोग अधिकार से कह सकते हैं कि वो उम्र में स्लाइस्ड ब्रेड से भी बड़े हैं। 98 साल की मशहूर अभिनेत्री बेटी व्हाइट का जन्म 1922 में हुआ था। वो उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें ये टाइटल दिया गया है। ब्रेड को स्लाइस करने का आइडिया 1928 में रोह वेडर को सबसे पहली बार आया था। अगर मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटी व्हाइट के 6 साल के हो जाने तक स्लाइस्ड ब्रेड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। टोस्ट ब्रेड को आप भूल जाएं। 1928 से पहले बेकर्स को यह भरोसा ही नहीं था कि कटा हुआ ब्रेड ज्यादा दिनों तक ताजा रह सकता है। इसे घर के बने खाने के रूप में होल ब्रेड की तरह बेचा जाता था। चिलीकोथ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यून ने जुलाई 1928 में ऑटो फ्रेडरिक के आविष्कार के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ लोगों को कटा हुआ ब्रेड चौंका देने वाला लग सकता है, जबकि ज्यादातर हाउसवाइफ्स हाथ से ब्रेड काटने के तनाव से मुक्त होना चाहेंगी। लेडीज, आपके तो अच्छे दिन आने वाले हैं। नाइटिंगेल का गाना चैनसो से ज्यादा लाउड है। अगर आप भी अपनी सुबह खिड़की के बाहर पक्षियों के बेरहम शोर से जाग जाते हैं तो ये आपके लिए है। आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपके कमरे में एक आरा मशीन चला रहा है। आपके पड़ोसियों को चढ़ाने का ये एक अच्छा बहाना है, खासकर अगर वो नाइटिंगेल हो तो।
हेनरिक ब्रम एक जर्मन रिसर्चर हैं जिनका सरनेम एक चैनसो जैसा ही सुनाई देता है। सन 2001-2012 में उन्होंने एक रिसर्च की और पता लगाया कि नाइटिंगेल बहुत ज्यादा शोर करती हैं। जब मेल नाइटिंगेल अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए गाते हैं तो उनका शोर ट्रैफिक या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले शोर से ज्यादा होता है। वो अपना नॉइज लेवल 14 डेसिबल तक बढ़ा सकते हैं। मेटिंग सीजन के दौरान ब्रम ने नाइटिंगेल का चीखना रिकॉर्ड किया। चीखने का सबसे ऊंचा लेवल 95 डेसिबल रिकॉर्ड किया गया। ये लगभग 1 मीटर दूर से आते हुए चेनसो के शोर जितना था। आपको बता दूं कि यूरोपियन साउंड पॉल्यूशन रेगुलेशन अपने वर्कर्स को 87 डेसिबल से ऊपर के शोर में काम करने की इजाजत नहीं देता। वर्कर्स को अपने कान ढकने होते हैं। नाइटिंगेल अगर इंसान होते तो उन्हें अपनी ऊंची आवाज के कारण भैया जेल में डाल दिया जाता। क्लियोपेट्रा पिरामिड से ज्यादा आईफोन के करीब रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लियोपेट्रा गीजा के महान पिरामिड को देखने के लिए वहां पहले मौजूद थी या पहले आईफोन की रिलीज के समय उस लाइन में खड़ी हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा? ये एक सच है, क्लियो अपनी पहली सेल्फी लेने के बहुत ही करीब थी, ना कि उन पिरामिड्स को देख रेख के जिनसे कि वो इतनी क्लोजली जुड़ी हुई थी। इजिप्शियन एम्पायर के पहले युग के समय गीजा का सबसे बड़ा और महान पिरामिड 2580 बीसी और 2560 बीसी के बीच बनाया गया। क्लियोपेट्रा का जन्म लगभग 2500 साल बाद 69 बीसी में हुआ था। क्लियो इजिप्ट की आखिरी फेरो थी। 30 बीसी में 39 साल की उम्र में आत्महत्या करने के लिए उसने एक जहरीले सांप का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि वो इजिप्ट के फाउंडिंग पीरियड के बजाय मॉडर्न युग के करीब ज्यादा पैदा हुई थी। एप्पल के को-फाउंडर और सीईओ स्टीव जॉब्स ने क्लियोपेट्रा की मौत के सिर्फ 2037 साल बाद यानी कि 2007 में फर्स्ट जनरेशन आईफोन लॉन्च किया। स्टार वॉर्स फिल्म बनने तक फ्रांस गिलोटिन से लोगों को मौत की सजा दे रहा था। अगर पिछले सच ने आपको ये यकीन नहीं दिलाया कि समय को लेकर आपकी सोच कितनी कंफ्यूज्ड है, तो ये सच आपको जरूर यकीन दिला देगा। 10 सितंबर 1977 को फ्रांस की सबसे डरावनी सजा गिलोटिन द्वारा मारे जाने से पहले हमीदा जिंदौबी ने बहुत सारी सिगरेट पी। अपनी प्रेमिका की जान लेने के लिए गिलोटिन प्रोसेस से मारे जाने वाले जिंदौबी आखिरी आदमी थे। इस तरीके से होने वाली ये फ्रांस में अंतिम हत्या मानी जा रही थी। 1977 में उस महीने में होने वाला इकलौता ऐतिहासिक इवेंट नहीं था। अगले ही दिन देश भर में ड्यूवेल फिल्म फेस्टिवल में स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप के नाम से एक छोटी सी फिल्म ने अपनी शुरुआत की। जैसा कि लगता है, गिलोटिन हमेशा पाउडर विग और बगावत से जुड़ा नहीं था। एक और भयानक कनेक्शन यह था कि क्रिस्टोफर ली नाम का एक 17 साल का लड़का था। उसने 1939 में फ्रांस के आखिरी गिलोटिन मर्डर को अपनी आंखों से देखा था। इत्तेफाक से वही लड़का था जिसने बाद में स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में काउंट डूक का रोल निभाया था। बकरियां भी अलग अलग एक्सेंट में बात करती हैं। हम में से ज्यादा लोगों ने जानवरों के साथ बात करने के बारे में कई बार सोचा होगा। डॉक्टर डू लिटिल फिल्म में दिखाई गई उस सच्चाई में हम शायद अभी भी दूर ही हैं। हालांकि हम एक साधारण बकरी को समझने में एक कदम आगे बढ़ गए। एक अनोखी खोज ये बताती है कि बकरियां भी आपस में बात करती हैं। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम के हिसाब से बकरियों का वो प्यारा सा मिमियाना वास्तव में उनका अलग अलग एक्सेंट में बात करना है। इंसान जब सोशल ग्रुप्स बदलते हैं या घर से दूर जाते हैं तो वो अक्सर नए लहजे को अपना लेते हैं। तो फिर बकरियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? DLOD ब्रीफर का कहना है कि ठीक ऐसा ही होता है। 2012 में रिसर्चर्स ने पिग्मी गोट्स के एक ग्रुप में से 1 और 5 हफ्ते के बीच के बच्चों को स्टडी किया। उन्होंने नोट किया कि जैसे जैसे बकरी के बच्चे बड़े होते गए और अलग अलग ग्रुप्स में चले गए, उनके मिमियानी की स्टाइल बदल गई। ऐसा करने वाले भी इकलौते मैमल्स हैं। मुझे लगता है कि इंसानों की तरह चिल्लाने वाली बकरियां असल में ये कह रही हैं कि तुम ऐसे नहीं लगते जैसे कि तुम यहाँ के हो मेरे दोस्त। आर्माडिलोज हमेशा एक जैसे 4 बच्चों को जन्म देते हैं। अचानक एक छोटी सी मेटल बोतल में बदल जाना आपको यूनिक बनाने के लिए काफी नहीं है। 9 बैंड वाले आर्माडिलोज की एक और अजीब बात यह है कि वो हमेशा एक जैसे 4 बच्चों को जन्म देते हैं। ये उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है। लेकिन फीमेल आर्माडिलोज के हर बार प्रेग्नेंट होने पर वो इससे कुछ कम की उम्मीद नहीं कर सकती। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि उन्हें भी कभी कभी इस सच्चाई से दूर होने की जरूरत होती है। एक फीमेल एक अंडा देती है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाने के बाद ही एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं। साइंटिस्ट नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। इसे एक जैसे क्लोन्स बनाने की एक एवोल्यूशनरी कोशिश कहा जा सकता है। बदलते एनवायरनमेंट में एक बच्चा शायद हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। ये तो भाई बहन के झगड़े की एक अलग ही मिसाल लगती है। भाई सही कह रहा हूँ ना मैं? जुपिटर और सैटर्न पर हीरों की बरसात होती है। पृथ्वी के मौसम में कई बार अजीब और गरीब चीजें हो सकती हैं, लेकिन जुपिटर और सैटर्न पर अगर लोग रहते हैं तो ऐसे मौसम के आदी हैं जो कि किम कार्दाशियन का सपना है। वो है हीरों की बरसात।
अगर आप चाहे माने या ना माने, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पूरे दावे के साथ कहा है कि इन ग्रहों पर कुछ ऐसा फिनोमेना होता है जिससे हवा में इतने बड़े बड़े नगीने बन जाते हैं जिससे एक एंगेजमेंट रिंग तैयार हो सकती है। ये सब ऊपरी वायुमंडल में शुरू होता है, जहां तेज आंधी की वजह से पैदा हुई बिजली मीथेन को कार्बन या कालिख में बदल देती है। फिर वो कालिख इस प्लेनेट के अंदर की तरफ गिरने लगती है। जैसे ही कालिख लगभग 6000 किलोमीटर तक गिरती है, एयर प्रेशर इसे ग्रेफाइट में बदल देता है। पॉपकॉर्न जितने बड़े ये ग्रेफाइट के टुकड़े फिर हीरो में बदल जाते हैं। जो लोग एलन मस्क से जल्द ही एक आउटर स्पेस डायमंड शटल बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि ये 1 सेंटीमीटर के हीरे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। धरती के लगभग 2.5% इलाके तक गिरने के बाद ये हीरे कार्बन जैसे एक समुद्र में पिघल जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप सुबह में लंबे होते हैं। क्या आपको भी किसी ने नापसंद किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपकी हाइट 6 फुट से कम है? अगर आप अपनी अगली डेट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ब्रेकफास्ट का प्रपोजल रखते हैं तो आपको वो हौसला मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। आप माने या ना माने, जब आप सुबह उठते हैं तो रात को सोने से पहले की तुलना में लंबे होते हैं। इसकी वजह है ग्रेविटी। जब आप सोते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी उसको ग्रेविटी के प्रेशर से कुछ आराम मिल जाता है। आपका शरीर इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच के फ्लैट्स को फैला देता है, जिससे वो खिंचाव और आराम महसूस कर सकते हैं। जब आप पहली बार जागते हैं तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड आपको आधा इंच तक लंबा कर देता है। तो मेरे दोस्त, आपको अपनी टिंडर प्रोफाइल पर अपनी हाइट राउंड अप करने पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि हम दिन भर धीरे धीरे कंप्रेस होते रहते हैं। और ये एक मजेदार बात है, इसी वजह से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की हाइट 2 इंच बढ़ जाती है। आपकी ट्रैवल लिस्ट में स्पेस ट्रिप को शामिल करने की ये एक और शानदार वजह है। स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं है, लेकिन केले बेरी है। सोचिए, अगर आपको किडनैप कर लिया गया और किडनैपर आपके सामने एक फ्रूट से भरा बाउल रख देता है। वो आपको आजाद करने के लिए कुछ बेरीज चुनने के लिए कहता है, तो आप नेचुरली स्ट्रॉबेरीज या रास्पबेरीज ही चुनेंगे। तो आपने अभी तक अपनी आजादी गवा दी मेरे दोस्त। लगभग हर फ्रूट जिसके नाम के साथ हमने बेरी जोड़ रखा है वो असल में बेरी है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज दा विंची कोड की तरह एकदम बकवास है। बॉटनिस्ट के हिसाब से बेरी एक ऐसी स्पॉन्जी फ्रूट होता है जिसके अंदर बीज होते हैं, जो एक फूल की तरह एक ओवरी के साथ निकलता है। स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी इस तरह नहीं उगते, उनके बीज बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्रीगेट फ्रूट भी कहा जाता है। केले के बीज इतने छोटे होते हैं कि कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता। वो एक सिंगल ओवररीड फ्लावर से पैदा होते हैं, इसलिए हम उन्हें भी बेरी की तरह मानते हैं। अगर आप ये सुनकर अभी तक नहीं चौंके तो ये सुनिए, एवोकेडो भी एक बेरी है। चौंक गए ना? आप पीनट बटर से डायमंड बना सकते हैं। गहनों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना छोड़ दीजिए और हीरे को लूटने के लिए जमीन की गहराई तक जाना भूल जाइए। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो सिर्फ जिफ तक पहुंचने के बारे में सोचिए। 2013 में जर्मनी में बेरिश जियो इंस्टीट्यूट के डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से हीरे बनाने वाली एक नई तकनीक का पता लगाया। उन्होंने क्रिस्टलीय ढांचे की नकल बनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जमीन की निचली सतह में मौजूद होते हैं। पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे एक जियोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है, जो कि CO2 से कार्बन को अलग करता है, जिसे बाद में बहुत ज्यादा दबाव से हीरे में क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। फ्रॉस्ट को इस फॉर्मूले को आजमाने और दोहराने के लिए कार्बन से बनी चीजों की जरूरत थी, और यहीं से उन्हें पीनट बटर की याद आई। एक स्पेशल लैब में एक अच्छे पिस्टन का इस्तेमाल करके फ्रॉस्ट ने पीनट बटर पर 1.3 मिलियन गुना के बराबर हवा का दबाव डाला। इतना प्रेशर लगभग 3 मिलीमीटर डायमीटर का एक छोटा हीरा बनाने के लिए काफी है, जो एक गोल कटे हुए 0.25 कैरेट के पत्थर से छोटा होता है। इसके साइज की वजह से इस प्रोसेस को पूरा करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। ये हाइड्रोजन भी छोड़ता है, जो छोटे हीरे को नष्ट करने वाले विस्फोटकों का कारण बनता है। भाई, मैं तो अपनी सगाई की अंगूठी अपनी गुल्लक में रखे पैसों से ही बनवाऊंगा। क्या आप ऐसे और भी फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, जो कि नकली लगते हैं लेकिन असल में सच हैं? क्या आप ऐसे और भी फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, जो कि नकली लगते हैं लेकिन असल में सच हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।